Hello friends, welcome back. In this session, we will talking about the function. If we're talking about its function structure, we have some basic consequence regarding the structure. तो हम क्या बात करेंगे? स्ट्रक्चर की बात कर लें। जब स्ट्रक्चर की बात करते हो तो एटीपी का जो मॉलिक्यूल होता है, क्या बोल रहे हैं आप? एटीपी का मॉलिक्यूल। एटीपी को क्या कहते हैं? एडिनोसिन ट्राई और तीन होंगे, वो होंगे ऐड होंगे आपके शुगर मॉलिक्यूल के साथ। देखा जाए ना तो जो एटीपी का मॉलिक्यूल होता है वो तीन चीजों के लिए तैयार रहता है। मतलब क्या कि तीन चीजें जो होती है वो एटीपी के मॉलिक्यूल को बनाने में पार्टिसिपेट करती है। वो तीन चीजें क्या है? पहली चीज तो आपकी शुगर। शुगर भी कैसी है आपकी? राइबोज शुगर है। कौन सा शुगर है यहाँ पर? राइबोज शुगर। मोस्ट प्रोबेबली कहा जाए तो एल्डिहाइड वर्जन जो होता है शुगर का, जो एल्डिहाइड वर्जन होता है वो प्रेजेंट 5 कार्बन का ये शुगर है। दूसरी बात क्या होती है? आपका फॉस्फेट प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट होना। तीसरा जो चीज है वो कौन है? आपकी शुगर। नाइट्रोजनस बेस है। कौन है ये? बेस। तो नाइट्रोजनस बेस हो गया, आपका शुगर हो गया और आपका फॉस्फेट। ये तीन चीजें क्या करती है? आपके एक एटीपी के मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करती है। कि जब एटीपी का मॉलिक्यूल बन जाता है तब उस कंडीशन में क्या होता है कि यदि आप शुगर की बात करें, सबसे पहले हम शुगर की बात करें। शुगर में क्या होता है? यदि आप नंबरिंग की बात करते हो तो प्राइम नंबरिंग जो होती है शुगर में वो प्रेजेंट होती है। प्राइम नंबरिंग में हमारा मतलब क्या है कि नॉर्मल नंबरिंग ना होगी, कैसी होगी? 1 प्राइम 2 प्राइम इस तरह करेंगे, शुगर को नंबरिंग देते हैं। ये तो बात किसकी हो गई? आपके हम एटीपी की बात करें। ये तो किसका स्ट्रक्चर बना है? यहाँ पर डीएटीपी का स्ट्रक्चर बना है। एटीपी पे यदि आप राइबोज की बात करते हैं, राइबोज शुगर है, तो क्या होगा? आपकी ओएच जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो प्रेजेंट होता है। और डीएनए में क्या होता है? ओनली एच हाइड्रोजन जो होता है। तो हम यदि जानना चाहते हैं कि आपका जो शुगर है वो आपके राइबोज, आपके नाइट्रोजनस बेस से कैसे अटैच है, मतलब कैसे वो लिंक्ड है। तो यदि आप बात करते हो तो यहाँ पर जो आपका बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहते हैं? आप एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं आप उसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहा जाता है उसको। एन क्यों? क्योंकि जो इसका एन, जो नाइट्रोजन का nth नंबर का जो यहाँ से कौन आपका शुगर मॉलिक्यूल जो होती है वो जुड़ी होती है हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक लिंक। यदि आप बात करते हो किसकी? इसके नंबरिंग की, किसके? नाइट्रोजन बेस की। तो एडेनिन है, ये किसका स्ट्रक्चर है? ये एडेनिन का स्ट्रक्चर। और एडेनिन को और क्या कहा जाता है? केमिकली जिसका नाम बताया जाए तो कौन है? 6 प्यूरिन। क्या कहा जाता है एडेनिन को? प्यूरिन से डेजिग्नेट किया जाता है। 6 अमीनो प्यूरिन क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड 6 इस पोजीशन पर कौन होता है? आपका अमीनो ग्रुप जो होता है वो प्रेजेंट होता है। यहाँ पर 7th और 8th और ये 9th। यदि पूछा जाए कि शुगर मॉलिक्यूल जो होता है वो एडेनिन के किस पोजीशन पर ऐड होता है तो N9 कौन सा पोजीशन पे होता है? इसको N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो आप इसको? N9 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कह सकते हो आप। इसकी बात हुई आपके शुगर और आपके नाइट्रोजन बेस के एडिशन की। हम बात करते हैं किसके? आपका फॉस्फेट जो मॉलिक्यूल है, फॉस्फेट वो कैसे ऐड हुआ है? किससे? आपके शुगर से। तो यहाँ पे जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है डाइस्टर बॉन्ड। फॉस्फो ईस्टर या डाइस्टर बॉन्ड, तो ईस्टर बॉन्ड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। और यदि एक और आपका क्या होता है यहाँ पर? क्या हो जाए? आपका फॉस्फेट का यहाँ पर मॉलिक्यूल, और फॉस्फेट का क्या हो जाए? यहाँ पर मॉलिक्यूल ऐड हो जाए। उस कंडीशन में क्या होता है? एक और यदि फॉस्फेट का मॉलिक्यूल यदि ऐड होता है तो क्या होता है कि यहाँ पर जो बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, ये बॉन्ड और इस बॉन्ड की यदि आप बात करते हैं, इस बॉन्ड को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एनहाइड्राइड बॉन्ड कहा जाता है एनहाइड्राइड बॉन्ड। और एनहाइड्राइड बॉन्ड जो होते हैं वो एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं ये? एनर्जी
रिच बॉन्ड की कैटेगरी में इनको रखा। एटीपी के यदि मॉलिक्यूल में ओवरऑल यदि बात की जाती है तो कितने रिच बॉन्ड होते हैं इसमें? 2 एटीपी के एक सिंगल मॉलिक्यूल में 2 एनर्जी रिच बॉन्ड को प्रेजेंट होते हैं। तो हमने बात की कि कितने इसमें बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। कितना? एक तो आपका क्या हो गया है, एक जो होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। दूसरे यदि बॉन्ड की बात करते हैं तो कौन प्रेजेंट है? आपका फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है। तीसरे यदि आप बॉन्ड की बात करें तो आपका एनहाइड्राइड जो बॉन्ड होता है वो प्रेजेंट है। मतलब एक सिंगल एटीपी के मॉलिक्यूल में 3 बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होगी? इसके की बात होगी, फिर की बात होगी। एटीपी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको? एनर्जी करेंसी। जो करेंसी होती है आपकी सेल में वो कौन है? एनर्जी करेंसी की तरह से एटीपी को बोला जाता है। अब यदि बात करते हैं इसके फंक्शन जब एटीपी करेंसी है ही, सब जगह एटीपी का ही काम है, तो क्या देखा जाए? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग क्या इसका फंक्शन होता है। यदि आप इंट्रासेल्यूलर की बात करते हो, सब लोग जानते हो क्या कि एक सेल जो होती है, सेल के सरफेस पे क्या होते हैं? कुछ ना कुछ रिसेप्टर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। वो जो रिसेप्टर होते हैं उनसे कोई ना कोई क्या होता है? आपका लिगेंड आके इंटरेक्ट करता है। लिगेंड जब इंटरेक्ट करता है तो क्या होता है? कुछ ना कुछ इंट्रासेल्यूलर सिग्नलिंग स्टार्ट होती है। वहीं यदि अब देखा जाता है, हम देख रहे हैं एटीपी के सेंस, एटीपी के सेंस में यदि देखा जाता है तो यहाँ पर जो होता है कौन प्रेजेंट होता है? यदि आपका सिग्नल, ये क्या है? आपका रिसेप्टर। यदि आपका रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, कब हुआ? जब वो लिगेंड से क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। तब क्या होता है? आपका एक्टिवेट। तो क्या होता है? एडिनाइलेट काइनेज जो होता है, एडिनाइलेट काइनेज, जो कि क्या है? एक एंजाइम है। और कैसा है ये? मल्टीपास है। कैसा है ये? मल्टीपास। जैसे कि क्या है आपका जीपीसीआर मल्टीपास है, ऐसे ये भी क्या है? तो क्या होता है इसके पास? क्या होता है इसके पास? फंक्शन ये होता है कि एटीपी जो प्रेजेंट होती है आपके साइटोसॉल में, एटीपी का जो मॉलिक्यूल है उसको तोड़ देता है किसमें? साइक्लिक एएमपी में। साइक्लिक एएमपी में क्या करता है? इसको ब्रेक डाउन करवाता है एटीपी। मान लो आपका एटीपी का मॉलिक्यूल क्या है? नहीं है। यदि एटीपी प्रेजेंट नहीं है तो क्या आपका साइक्लिक एएमपी बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। और इसका यदि आप साइक्लिक एएमपी का दूसरा रोल यदि देखना चाहते हो तो जो आप लैक ओपेरॉन देखते हो, लैक ओपेरॉन का जो कंसेप्ट है जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, ओपेरॉन का कंसेप्ट, लैक ओपेरॉन में भी हम देख रहे थे यदि ग्लूकोज प्रेजेंट है, ग्लूकोज यदि प्रेजेंट है तो वो इनडायरेक्टली क्या करता है? एडिनाइलेट काइनेज को क्या करता है? इनहिबिट करता है। और साइक्लिक एएमपी के लेवल को क्या करता है? कम कर देता है। इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज और एटीपी का क्या लेना देना है? ग्लूकोज और एटीपी से हमारा क्या लेना देना? यदि आप ग्लूकोज ऑलरेडी है, एटीपी क्या होगी? बनेगी। ग्लूकोज है तो क्या होगा? एटीपी आपकी बनेगी। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा तो क्या फाइनली क्या बनता है? आपका एटीपी का मॉलिक्यूल बनता है। अब यदि एटीपी का मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन में हो जाए उस दौरान भी तो दिक्कत हो सकती है। क्या होता है? इसको डाउन रेगुलेट भी किया जाता है। सेल में एटीपी को तोड़ के किसमें कन्वर्ट किया जाता है? साइक्लिक एएमपी। जब बैक्टीरियम की बात कर रहे हैं, बैक्टीरियम को क्या है? ग्लूकोज नहीं मिल रहा है। जब ग्लूकोज नहीं मिलता है तो वो क्या करता है? लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है। लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है तो क्या होता है? आपका लैक्टोप्रोन होता है, लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म करना स्टार्ट कर देता है। ये तो क्या हो गया आपका एग्जाम्पल, हो किसको आप किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग से। वहीं यदि आप बात करते हैं, हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की, यदि आप यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें आपका पीकेए प्रेजेंट होता है। इसका प्रोटीन काइनेज ए बोलते हो। प्रोटीन काइनेज ए क्या काम करता है? प्रोटीन काइनेज ए के पास क्या होता है? 2 सब यूनिट्स प्रेजेंट होती है। एक तो आपकी कैटालिटिक सब यूनिट होती है, दूसरी होती है आपकी रेगुलेटरी। तो कैटालिटिक सब यूनिट पे कौन आके बाइंड हो जाता है? आपका साइक्लिक एएमपी बाइंड हो जाता है। साइक्लिक एएमपी कौन है? आपका एटीपी का ब्रेकडाउन हुआ है। फिर जो इसकी रेगुलेटरी सबमिट होती है वो कहाँ एंटर कर जाती है? आपके न्यूक्लियस में एंटर करती है। फिर जो जीन एक्सप्रेशन होता है उसको रेगुलेट करती है। तो ओवरऑल यदि इसका फंक्शन देखा जाए किसका? एटीपी का। एटीपी इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग यदि स्टार्ट हो जाती है तो कहाँ तक? वो जीन लेवल तक आपका रेगुलेशन करवा सकती है। दूसरी बात यदि आप डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस की बात करती हो, डीएनए जो आरएनए का सिंथेसिस होता है, कैसे एटीपी का इसमें इन्वॉल्वमेंट है? हम सब जानते हैं क्या कि मोनोफॉस्फेट जो होते हैं कहाँ होते हैं? आपके डीएनए जो होता है प्रेजेंट, उसमें क्या होते हैं? मोनोफॉस्फेट जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं इसमें? मोनोफॉस्फेट। अब यदि मोनोफॉस्फेट्स की आप बात करते हो, एटीपी किस फॉर्म में होती है? ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होती है। कैसे ट्राइफॉस्फेट फॉर्म में होती है? जब डीएनए का सिंथेसिस होता है ना,
तब उस दौरान क्या होता है, जब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनते हैं तो क्या होते हैं, आपके पायरोफॉस्फेट जो होते हैं वो रिलीज आउट होते हैं। हम कह रहे हैं कि पायरोफॉस्फेट में क्या होता है, एनर्जी रिच बॉन्ड होते हैं। ये जो होते हैं ना आपके अल्फा बीटा गामा, तो बीटा और गामा पोजीशन पे जो फॉस्फेट होता है, जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो क्या होती है, एनर्जी जो होती है वो अच्छी खासी लिबरेट होती है। और ये इतनी एनर्जी लिबरेट होती है कि स्पॉन्टेनियसली क्या कर सकता है, आपका डीएनए जो है वो क्या कर रहा है यहाँ पर, तो स्पॉन्टेनियसली तो नहीं कह सकते, लेकिन जो इसको एनर्जी जो इसको चाहिए डीएनए के सिंथेसिस होने के लिए, कौन आ जाता है, आपका जो पायरोफॉस्फेट रिलीज होता है, इनके बॉन्ड के ब्रेक होने से एनर्जी लिबरेट होती है। और वही एनर्जी इतनी खास होती है किसके लिए, डीएनए के लिए, डीएनए के सिंथेसिस के लिए, कि क्या होता है, आपका डीएनए का मॉलिक्यूल जो होता है वो पॉलीमराइज होता चला जाता है। तो वही किसके, आपके डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस। वहीं आप बात करते हैं प्यूरिनर्जिक सिग्नलिंग। प्यूरिनर्जिक सिग्नलिंग से हमारा कि जब दो सेल्स, मतलब पैराकाइन सिग्नलिंग की बात करते हैं, जब दो सेल्स क्या करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, तो दोनों सेल्स पे कहीं ना कहीं क्या हो, कोई ना कोई तो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा। एड्रीनर्जिक हो गया, प्यूरिनर्जिक, तो क्या हो, सिग्नल्स में क्या होते हैं, सिग्नल देखा जाए तो इसका भी इंट्रासेलुलर लेवल पे क्या होता है, रेगुलेशन होता है प्यूरिनर्जिक सिग्नलिंग का। इन्वॉल्वमेंट कहाँ होता है इनका, प्यूरिनर्जिक सिग्नलिंग का, जब होती है आपकी पैराकाइन सिग्नलिंग। हम बात करते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन की। न्यूरो ट्रांसमिशन तो देखा जाए तो क्या कैसा कहा जाता है इसको, इसका वास्ट लेवल पे क्या होता है, इसका रेगुलेशन। लेकिन फिर भी यदि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास एक आपका न्यूरॉन है, सिंगल न्यूरॉन हम बने, न्यूरॉन के यहाँ पे टर्मिनल पे क्या होते हैं आपके, तो क्या कहा जाता है, एक्सॉन टर्मिनल कहा जाता है। एक्सॉन टर्मिनल से यहाँ पर क्या होते हैं, इनमें क्या होते हैं, यहाँ पे वेसिकल्स प्रेजेंट होती है, जिनके पास क्या होते हैं, आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर फिल्ड वेसिकल होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम क्या ले रहे हैं, एसिटाइल कोलिन का, पर क्या है, एसिटाइल कोलिन जो न्यूरो ट्रांसमीटर वो इसमें फिल्ड है। तो जब इसका क्या होना होता है, फ्यूजन होता है ना, जिसका केमिकल फ्यूजन होता है, तब उस दौरान भी क्या होता है, आपका एटीपी का जो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। कैसे करता है कि जो आयन चैनल्स होते हैं, आयन चैनल्स को ओपन करवाने में, जैसे हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं, आपका साइक्लिक, हम देख रहे थे क्या कि जब साइक्लिक एएमपी बनता है, कहाँ आता है, आपका साइटोसॉल में आता है। साइक्लिक एएमपी जैसे ही आता है तो क्या होता है कि जो आपके IP3 वाले गेट जो होते हैं ना, जो कि ईआर पे प्रेजेंट होते हैं, IP3 जो कि ईआर पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, IP3 यदि डेक पाथवे की बात करते हो तो क्या होता है, कैल्शियम जो होता है, वो कैल्शियम जो होता है वो क्या होता है, रिलीज होता है, कहाँ से, आपकी ईआर से। ईआर में क्या होता है, आपके कैल्शियम जो होता है स्टोर होता है, स्टोर हाउस है, वहां से जब कैल्शियम रिलीज होता है तो कहीं ना कहीं जो कैल्शियम जो आयन चैनल्स होते हैं उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है। यही सेम प्रोसेस जो होती है आपके कहाँ दिखी थी, न्यूरॉन में दिखी जाती है। आपके कैल्शियम हो गया है, आपका सोडियम हो गया है, तरीके से पोटेशियम है, तो ये आयन चैनल्स जो ओपन क्लोज करने में जो कौन मदद करता है, आपके एटीपी का मॉलिक्यूल होता है वो प्रेजेंट होता है। अब एटीपी जो होती है वो जरूरी नहीं कि एटीपी के ही फॉर्म में प्रेजेंट हो। जैसे हमने क्या देखा, निकोटिन होता है, निकोटिन जो होता है, निकोटिन एसिड रिसेप्टर होता है, कैसा होता है ये, कैटाइन होता है, कैसा होता है ये, कैटाइन होता है। और इस पर जो एसिड रिसेप्टर आके कौन बाइंड होता है, इसके एसिड रिसेप्टर बाइंड कौन होता है, आपका लिगेंड, और लिगेंड कौन होता है, आपका सोडियम होता है। कौन होता है यहाँ पर, लिगेंड सोडियम होता है। तो जो गेटेड चैनल्स होते हैं उनका भी रेगुलेशन कौन करता है, आपका एटीपी करता है। पी टाइप एटीपीज, जो एटीपीज होते हैं उनमें भी जितने भी पंप प्रेजेंट होते हैं, जितना भी आपका एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है पूरे सेल में, कौन इन्वॉल्वमेंट होता है, किसका होता है, एटीपी का। मसल कॉन्ट्रेक्शन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल देखा जाता है। जैसे कि जब मायोसिन होता है, मायोसिन के जो हेड होता है उसमें एक होता है आपका एटीपी बाइंडिंग पॉकेट, एक क्या होता है उसमें, एटीपी बाइंडिंग पॉकेट, तो टॉल करता है, जबकि क्या जाती है, ट्रेडमिलिंग होती है, तब उस दौरान क्या होता है, एटीपी का जो एटीपी यदि कनेक्ट करती है आपके मायोसिन, मतलब एक्टिव मायोसिन का जो रिएक्शन होती है, उस दौरान भी आपके एटीपी का इन्वॉल्वमेंट होता है और मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है आपका। ये तो क्या हो गया, आपका ओवरव्यू हो गया कि फंक्शन क्या क्या होते हैं। तो फंक्शन की यदि बात करते हैं, एटीपी के फंक्शन की कोई क्या कह सकते हैं, इसका एंड नहीं है। एंड नहीं मीन्स व्हाट, कि एटीपी के जितने आप बखान करो उतना कम है। तो सेल्यूलर लेवल पे जो होता है एटीपी का, जितना हम आगे जो होगा, जब जैसे